बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Rahim. Assalamu alaikum and welcome students. क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेव्स की बात कर रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि वेव्स की बुनियादी तौर पे दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक को हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, जबकि दूसरी टाइप का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने ये बात डिस्कस की थी गुज़िश्ता वीडियो में कि मैकेनिकल वेव्स मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि मीडियम रिक्वायर होता है इनके ट्रैवल करने के लिए। विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकती हैं, अगर मीडियम हो तब भी, ना हो तब भी, यानी कि मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये तमाम डिस्कशन बड़ी डिटेल में आपने अटेंड की थी अपने गुज़िश्ता वीडियो में, गुज़िश्ता लेक्चर में। आज बेटा हम अपने इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मैकेनिकल वेव जो हैं इनकी मज़ीद कितनी टाइप्स हैं और उनका नाम क्या है। तो जी बेटा, मैकेनिकल वेव्स की मज़ीद दो टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट का नाम है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, सबसे पहली टाइप का नाम है ट्रांसवर्स वेव्स, जबकि जो दूसरी टाइप है उसका नाम है कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये दो टाइप्स होती हैं मज़ीद आगे मैकेनिकल वेव्स के लिए। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स आपने देखा, एंड नंबर 2 इज़ कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये बेसिकली दो नाम हैं, लेकिन एक ही टाइप ऑफ वेव के लिए ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जा सकता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स की बात करें तो उनकी टाइप्स को बेटा हम अपने इस लेवल में डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, ये आप हायर लेवल पे चल के डिस्कस करेंगे, एफएससी लेवल पे। लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम मज़ीद इससे आगे फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट इनके लिए इतना जान लेना काफ़ी होगा आपके लिए कि ये मीडियम डिपेंडेंट वेव्स नहीं होती, इनके ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बस इतना ही, लेकिन मैकेनिकल वेव्स को हम अपने मैट्रिक लेवल पे मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स एंड कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल वेव्स की फर्स्ट टाइप, जो कि ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से आपने जिसको अभी पढ़ा, आज हम इस लेक्चर में ट्रांसवर्स वेव के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन अटेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द टाइप ऑफ वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स is perpendicular to the direction of motion, or you can say direction of propagation of waves. Such type of waves are called transverse waves. बेटा, ऐसी waves जिनमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि वेव्स की बुनियादी डेफिनेशन में ये बात हमने पढ़ ली है गुज़िश्ता वीडियोस में कि वेव जनरेट ही उस वक्त होती हैं कि जब आप किसी मीडियम में डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं, और जब आप डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो उस मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन ये एक नेसेसरी कंडीशन है, एक बेसिक कंडीशन है किसी भी वेव के लिए। तो कोई भी वेव होगी उसमें पार्टिकल वाइब्रेट तो जरूर कर रहे होंगे, ये बात तो एक अल्टीमेटली यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वो वेव मूव किस तरफ कर रही हैं, प्रोपेगेट किस तरफ कर रही हैं, ट्रेवल किस तरफ कर रही हैं, या ट्रांसफर किस तरफ हो रही है।
ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि यहाँ पे हमने बेसिकली समझनी होंगी। तो अब बेटा याद रखें, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स, अगर ये दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हों, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही हों, तो बेटा हम समझ जाएंगे कि ऐसी वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये आपके सामने एक एनिमेशन अभी प्ले होगी, लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि हमने अपने हाथ में ये जो एक ऑपरेटस ये पकड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्लिंकी स्प्रिंग, इसको बोलते हैं स्लिंकी स्प्रिंग। तो स्लिंकी स्प्रिंग को हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम ये देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं या उनको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप ये देख सकते हैं कि जब हम अपने हाथ को अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं, जैसे आप देखें अपने हाथ को अप एंड डाउन आपने मूवमेंट दी उसको 2 से 3 मरतबा, तो देखें इस स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं। ये वेव्स आप देख रहे हैं, ये वेव्स इस तरह से ये जनरेट होके आगे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये दो चीजें चेक करें, नंबर 1 वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखें, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि आपने अपने हाथ को जिस तरफ, जिस एंगल पे या जिस डायरेक्शन पे मूवमेंट दी है उसको वाइब्रेट करवाया है, वो क्या थी। ठीक है, आप देखें हमारा हाथ जो वाइब्रेशन कर रहा था वो अप एंड डाउन कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अप एंड डाउन है। ठीक है, वर्टिकल है। और इसी तरह वेव की मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वेव मूव किस तरफ कर रही हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा कि ये वेव यहाँ से आगे की तरफ जा रही हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये थी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि इन दोनों में एंगल कौन सा क्रिएट हो रहा है। अगर एक चीज हमारे पास यहाँ पे अगर हम चलें देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप चेक करें बेटा कि अगर ये इस तरह से वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हो और इस तरह वेव आगे की तरफ मूव कर रही हो, तो आपको पता है कि दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा क्रिएट होगा। डेफिनेटली ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। ठीक है, इसी तरह अब हम एक और यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम इस चीज को दोबारा चेक करते हैं कि देखें जी, ये इस वीडियो में आप देखें, ये भी एक रोप है, एक रस्सी है जिसमें आपने ट्रांसवर्स वेव को जनरेट किया। और ये देखें ये पार्टिकल्स, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली आप सपोज कर लें कि ये पार्टिकल्स हैं। और देखें ये पार्टिकल जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन अप एंड डाउन, अगेन वही चीज इसी तरह हो रही है। और ये वेव मूव आगे की तरफ कर रही है, मूव आगे की तरफ कर रही है। अब इन दोनों में एंगल अगेन वही ऊपर वाली एग्जांपल में आप देख लें कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, लिहाजा ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, जी तो स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसवर्स वेव के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन को यहाँ पे सुना। अब आप ये देखें कि ट्रांसवर्स वेव्स जब जनरेट होती हैं तो उनके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम उन पार्ट्स को भी यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि हमें उन ट्रांसवर्स वेव को समझने में मज़ीद आसानी हो और हम फर्दर उसको इजीली समझ सकें। पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, बेटा याद रखें ट्रांसवर्स वेव्स के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं जिनमें से एक को हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरे को हम ट्रफ बोलते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ये दो वर्ड्स आपने गौर से सुनने, नंबर 1 इज क्रस्ट एंड नंबर 2 इज ट्रफ। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं उस पर बात किए बगैर मैं आगे चलता हूँ, असल डायग्राम के जरिए से हम उसको समझते हैं। आप जरा देखें, ये हमारे पास है बेटा ट्रांसवर्स वेव जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, ये आपने इसको जब अप एंड डाउन अपने हाथ को मूवमेंट दी है तो पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे थे और वेव जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही थी, तो ये बेटा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है, अब क्रस्ट और ट्रफ को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मीन पोजीशन सपोज करेंगे। और आपको पता है मीन पोजीशन हमेशा
सेंट्रल एक लाइन होती है, ये हमारे पास एक मेन पोजीशन बन जाएगी, दैट इज द मेन पोजीशन। ठीक है बेटा, ये एक मेन पोजीशन की लाइन हमने ड्रा की है। आपने ग्राफिकल व्यू में भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन के टॉपिक में भी ये बात पढ़ी थी कि जो सेंट्रल एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाती है वो मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मेन पोजीशन से अबव लाई कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर हैं। जैसे कि आप ये देख लें, ये इस तरह आप इसको चेक कर लें, इस तरह आप ये देखें, ये तमाम पार्ट्स हैं जो कि मेन पोजीशन से ऊपर हैं। इनको बेटा हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। इसी तरह कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मेन पोजीशन के बिलो हैं, यानी उसके नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं। जैसा कि आप देखें, ये आ गया इस तरह, फिर ये आ गया इस तरह, फिर ये है। ठीक है, तो ये सब इनको हम ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात क्लियर कट नजर आ रही है कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव में एक, दो या तीन ही सिर्फ क्रस्ट नहीं होते, बल्कि वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि कई क्रस्ट और कई ट्रफ्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। जितनी वो वेव आगे की तरफ जाती हैं, जितना वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, उतने ज्यादा क्रस्ट और उतने ज्यादा ट्रफ उसमें बनते रहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्रस्ट था, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। ठीक है, अगली चीज है वेवलेंथ। ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक अलग से एक टर्म हम यहाँ पे सीख रहे हैं, वेवलेंथ, यानी वेव की लंबाई। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ वेव्स होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि ये इस तरह इस तरह इस तरह, कुछ होती हैं जो काफी बड़ी होती हैं जैसे कि इस तरह। तो वेव लेंथ को देख के हमें पता चलता है कि वेव की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि वेव लेंथ को डिफाइन कैसे किया गया है। वेव लेंथ की डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। ये एक सिंबल है, इसको हम लैम्डा कहते हैं, साथ लिखा हुआ है लैम्डा। ठीक है, ये वेवलेंथ का एक सिंबल है। आगे चल के आपको ये पता होना चाहिए कि लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है। खैर, अब हम देखते हैं कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हमें यह बताया जा रहा है कि वेवलेंथ जो है वो एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट का फासला है। ये क्रस्ट था, यहां से लेके ये बेटा हो गया अगले क्रस्ट तक का फासला, ये हमारे पास है यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। कंसेक्टिव का वर्ड जो है इसका मतलब होता है मुसलसल, विदाउट एनी गैप। यानी अगर हम सिर्फ कह देते कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, तो इसका मतलब तो फिर ये भी हो सकता था कि भाई एक क्रस्ट ये है और दूसरा अगला क्रस्ट ये है, तो ये दो क्रस्ट है, इनके दरमियान वेवलेंथ है, जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर हम कंसेक्टिव का वर्ड यूज करेंगे तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन कि एक क्रस्ट के बाद फौरन जो अगला क्रस्ट आ रहा है, बस आपने वही डिस्टेंस लेना है, वही वेवलेंथ कहलाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, दैट इज वेव लेंथ। ठीक है, ये है जी इसके लिए वेवलेंथ। इसी तरह जरूरी नहीं है कि एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट का फासला ही वेवलेंथ होगा। अगर आप एक ट्रफ और अगले ट्रफ का फासला देख लें तो वो भी वेवलेंथ ही होता है। जैसा कि देखिए बेटा, ये एक ट्रफ है, इसी तरह ये हमारे पास साथ ही ये अगला ट्रफ है कंसेक्टिव, यानी कि बिल्कुल फौरन बाद जो आ रहा है ट्रफ। तो ये हमारे पास, इसको भी हम वेवलेंथ ही कहते हैं। इसका नाम भी क्या होगा? इसका नाम भी होगा वेवलेंथ। ठीक है, इसको भी हम वेवलेंथ का नाम ही देंगे, क्योंकि अगर आप वेव को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ये क्रस्ट नजर आएंगे, और अगर इधर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये क्रस्ट नजर आएंगे। इसलिए हम क्रस्ट और ट्रफ दोनों को ही इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसमें दरमियान में आर लगाया गया है, क्योंकि अगर आप कह दें द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, तो ये एक डेफिनेशन इसकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी डेफिनेशन बोलेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये दो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। ऐसा हरगिज नहीं होता, बाज़ औक़ात एक रॉन्ग डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो है वो यूज कर लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स वेवलेंथ की जो एक डेफिनेशन इजाद कर लेते हैं, मैं यहाँ पे यही वर्ड सूटेबल समझूंगा कि वो स्टूडेंट्स इजाद कर लेते हैं इस डेफिनेशन को खुद से ही, हालांकि ये कहीं पे भी ना बताई गई है और ना ही कहीं पे लिखी गई है। रॉन्ग डेफिनेशन जो है वेवलेंथ की वो क्या है?
अमूमन लिखा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब आप देखें ये जो लाइन मैंने लिखी है ये क्या मीनिंग पेश कर रही है आपके सामने। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड, यानी कि ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, इनके दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ है। ठीक है, हालांकि अगर आप डायग्राम में भी चेक कर लें तो क्रस्ट ये है और ट्रफ ये है, इनके दरमियान जो फासला होगा उसको हम वेवलेंथ का नाम नहीं दे सकते। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ अगर वेवलेंथ नहीं है तो फिर क्या है, तो ये भी आप सुन लें कि वो फिर क्या होगा। याद रखें, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, यानी कि ये वेवलेंथ हाफ के इक्वल होती है, आधी वेवलेंथ होती है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्रस्ट है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। इस ट्रफ से हम एक लाइन ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये ट्रफ है। ठीक है, ये ट्रफ की पोजीशन थी तो मैंने इसी की पोजीशन यहाँ से ऊपर में लेके गया। अब ये क्रस्ट है। ठीक है, तो क्रस्ट से लेके ट्रफ की पोजीशन तक अगर आप फासला मेजर कर लें तो आप देखें ये कितना बनता है, ये एक वेवलेंथ के आधे के बराबर बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर कहा जाए द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ और हाफ ऑफ वेवलेंथ, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्या ये वेवलेंथ होती है या हाफ ऑफ वेवलेंथ होती है, तो आप कहेंगे ये हाफ ऑफ वेवलेंथ होती है। ठीक है बेटा, तो ये एक कंसेप्चुअल पॉइंट था जो यहाँ पे मैंने जरूरी समझा कि आपके साथ में शेयर करता चलूँ। खैर, ये था आज का हमारा टॉपिक, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।